नदीम बारा साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तضलील। وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف मअकूल। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? क्या उसने उनके मकरो फरेब को बातिल नहीं कर दिया और उसने उनके ऊपर हर सिमत से परिंदों के झुंड भेजे जो उन पर कंकरीली पत्थर बरसाते थे। फिर अल्लाह ने उनको खाए हुए भूसे की तरह पामाल कर दिया। बेशक अल्लाह ताला सही फरमाता है। दुआ कीजिए अल्लाह इमरान खान साहब की, पाकिस्तान की, आलम इस्लाम की, इंसानियत की हदायत और रहमत और मदद फरमाए। बहुत शुक्रिया। बिना तखीर मैं नातिया शेर 2 पढ़ने के लिए बुला रहा हूं जनाब अली इकबाल साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 मिनट खामोशी। आपके सामने नातिया कलाम के लिए खामोशी। काइंडली नातिया कलाम के लिए खामोशी इख्तियार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। देखी नहीं किसी ने अगर शान मुस्तफ़ा, देखे कि जिब्राइल है दरबान मुस्तफ़ा। इस्लाम का जमाने में सिक्का बिठा दिया, अपनी मिसाल आप थे यारान मुस्तफ़ा। मेरे 1000 दिल हों तसद्दुक हुजूर पर, मेरी 1000 जाने हों कुर्बान मुस्तफ़ा। लाए ना क्यों ये नगमा मलाइक को वज्द में, गाता है जिसको बुलबुले बुस्ताने मुस्तफ़ा। इमरान मेरे अच्छा विसार, इमरान मेरे अच्छा विसार। इम्पोर्टेड हुकूमत
महमूद कुरैशी साहब को खुश आमदीद कहता हूँ, वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब को खुश आमदीद कहता हूँ और खुतबा इस्तकबालिया के लिए बिला ताखीर हमारे पंजाब के सदर साबका वजीर तलीम शफकत महमूद कुरैशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, आपसे माजरत के साथ मुझे भी उन्होंने कुरैशी बना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वज़ीर आज़म साहब, और मैं सबसे पूछता हूँ, कौन है वज़ीर आज़म? वज़ीर आज़म, और इंशाअल्लाह हमेशा वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म साहब, अब आपके मशहूर हैं, अब आपके मशहूर हैं कि आप आए और आपने लाहौर के जो आपके जानिसार हैं, लाहौर के जो आपके साथी हैं, लाहौर के जो आपके शहदाई हैं, उनका हौसला बढ़ाया और आपके आने से इंशाअल्लाह ताला ये जो जवान, ये जो वर्कर, ये जो साथी, ये पहले भी इतने चार थे, अब तो इनके हौसले दोबारा हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म साहब, जब इस्लामाबाद की कॉल हुई तो लाहौर के साथियों ने उसमें भरपूर हिस्सा हुआ। जब लाहौर का जलसा हुआ तो यही लोग थे जिनकी मेहनत से, काविश से, कोशिश से वो एक फकीरुल मिसाल जलसा हुआ। उसके बाद जब भी आपने कॉल दी, चाहे इलेक्शन कमीशन के सामने कॉल हो, चाहे लिबर्टी चौक में हमने स्क्रीन लगा के कॉल की, लाहौर के वर्कर्स ने भरपूर उसमें हिस्सा लिया। और मैं आप सबका और लाहौर तंजीम का, जिसमें शेख इम्तियाज, जुबैर न्याजी, मैं आप सबका मशकूर हूँ। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे जो लाहौर के लीडर हैं, जितने हमारे MNA हैं, हमारे MPA हैं, हमारे साबिक वज़रा हैं, हमारे टिकट होल्डर हैं, इन सब ने जिस तरीके से मेहनत की और जो इनकी काविश, अब मैं सबके नाम दूं तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे, लेकिन ख़ास तौर पे जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि हमारी जो ख़वातीन है, मैं उनका ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहता हूँ, जिन्होंने भरपूर तरीके से हर चीज़ में हिस्सा लिया। और ख़वातीन में से मैं जो हमारी ख़वातीन MPA हैं, उनका मैं ख़ास तौर पे तारीफ़ करना चाहता हूँ कि हमारी ख़वातीन MPA ने जिस तरह वहाँ पे बेजिगरी से लड़ाई की, आपको भी बहुत मुबारक हो। तो जनाब वज़ीर आज़म साहब, इंशाअल्लाह ताला हम तैयार हैं, आप हुक्म दें, आप जो कहें, हम तैयार हैं इंशाअल्लाह। और अगर इस्लामाबाद की कॉल आती है तो लाहौर से एक जम्मे गफीर जो है वो इस्लामाबाद जाएगा, जो भी आप कहें। तो अब मैं बिला ताखीर, मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ आप सबसे एक चीज़ पूछता हूँ जो हर किसी के जहन में है पाकिस्तान में, और हर किसी के दिल में है, और आपको नजर आ रहा है कि हर किसी के दिल में, कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान का सबसे दिलेर लीडर कौन? नामूसे रिसालत का मुहाफिज कौन? मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा करने वाला कौन?
और पाकिस्तान को बचाने वाला कौन? आपकी जान, मेरी जान, तशरीफ लाते हैं इमरान खान। शुक्रिया 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 शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, खामोशी। शुक्रिया शुक्रिया, खामोशी। शुक्रिया शुक्रिया। बस 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 बस। शुक्रिया शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक मिनट खामोशी खामोशी खामोशी। अच्छा जी, मैं आज आपके पास खास आया हूं आपकी तैयारी करवाने के लिए। इसलिए बस अब आपने मेरी बात सुनी है, क्योंकि ये जरूरी है कि आपको आने वाले दिनों का मैं लाएअमल दूं। पाकिस्तान के लिए ये एक फैसला कुन वक्त है, और मेरे आज जो कारकुन, लाहौर के जो मेरे कारकुन हैं, आपका बहुत अहम रोल आने वाले दिनों में है। इसलिए जरूरी है कि आप मेरी आज बात सुनें। सबसे पहले मैं आपको मीनारे पाकिस्तान के जलसे की मुबारक देता हूं। मैंने अपने 26 सालों में मैंने कभी इतना बड़ा जलसा नहीं देखा जो मीनारे पाकिस्तान में। दूसरी बात, बस 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 सुने, 27वीं रमजान को पाकिस्तान बना था। कल 27वीं रमजान है। 27वीं रमजान को एक वो मुल्क बने सगीर में वो मुल्क बना था जिसका नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या। तो कल हमने शब दुआ अनाउंस की है। आपने सब ने गौर से मेरी बात सुन लें। आपने अपने महलों गलियों में सारी जगह जाना है और लोगों को शाम को 10 बजे मैं दुआ करूंगा। मेरे साथ होंगे मौलाना तारिक जमील। हम अपने मुल्क के लिए हम अपने मुल्क की
हकीकी आज़ादी के लिए दुआ करेंगे। आज़ादी मिली थी 75 साल पहले और हकीकी आज़ादी की तहरीक की कामयाबी की दुआ मौलाना तारिक जमील के साथ हम करेंगे। कल सारे पाकिस्तान के अंदर हर इलाकों में, हर ज़िले में मैं अपनी तंजीमों को कह चुका हूं कि वो सारे टेलीविज़न स्क्रीन्स के ज़रिए उस दुआ को 10 बजे आप सुनेंगे भी। और मैं चाहता हूं सब हम सारे पाकिस्तान में, और चाहे वो तहरीक इंसाफ के लोग हैं या नहीं हैं, मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूं, हम सब दुआ करेंगे अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए। उसके अलावा बस उसके अलावा मैं ये चाहता हूं कि आप सब जितने यहां बैठे हुए आप लीडर्स हो। जो लीडर होता है, सुने, जो लीडर होता है, बस लीडर जो होता है वो अपने अवाम के अंदर शऊर पैदा करता है। अल्लाह के जो सबसे बड़े लीडर्स थे वो अल्लाह के पैगंबर थे। जो अल्लाह के पैगंबर थे वो अवाम में निकल के पैगाम अल्लाह का लेके गए थे। आपने भी, बस आपने लोगों के पास मेरा पैगाम लेके जाना है। और फिर से मैं कह रहा हूं, गलियों में, मोहल्लों में आपने लोगों से तबलीग करनी है। और वो पैगाम क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह के सिवा इंसान किसी के सामने नहीं झुकता। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आजाद कर देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब इकबाल का इंसान शाहीन बन जाता है, वो ऊपर चला जाता है। जो गुलाम होते हैं वो ज़मीन में रेंगते हैं। जब आप लोगों के पास जाएंगे, लोगों को आपने बताना है कि एक मुल्क के ऊपर साजिश के तहत एक इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है, जिसका मकसद सिर्फ एक है कि हमें अमेरिका फतह किए बगैर हमारे ऊपर हमें कंट्रोल करेगा इंस्टीट्यूशंस के जरिए, ये बूट पॉलिशर के जरिए, ये चेरी ब्लॉसम के जरिए। ये लोग ये कंट्रोल क्यों होंगे? क्योंकि इनका पैसा, इनकी जायदाद, बड़े बड़े महल्लात इनके मुल्क से बाहर हैं। और ये उसकी वजह से ये अपनी चोरी के पैसे को बचाने के लिए ये सारे मुल्क को गुलाम बना देंगे। फैसले हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं करेंगे, अपने मुल्क को कुर्बान करेंगे किसी और मुल्क के फॉरेन पॉलिसी, उनके मफादात के लिए। हमने जो अमेरिका की जंग के अंदर शिरकत की थी, हमारा जो तब सरबराह था, एक टेलीफोन कॉल के ऊपर घुटने टेक गया। 80,000 पाकिस्तानी मारे गए उस जंग में। हमारे मुल्क को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा सिर्फ इस वजह से कि जो हमारा मुल्क का सरबराह था उसने अपने मुल्क की मफादात के लिए फैसले नहीं किए, अपने मुल्क को कुर्बान किया किसी और मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए, फायदे के लिए। इसलिए आज जो ये साजिश हुई, जो साजिश हुई, ये साजिश सिर्फ इसलिए हुई पाकिस्तान पे कि आपका प्राइम मिनिस्टर था, उसके फॉरेन पॉलिसी बनाना, जिसका सिर्फ मकसद होगा मेरे मुल्क की लोगों की
क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद में पहुंचे जब मैं कॉल कर रहा हूं। इसी तरह बयान उन्होंने यहाँ पे 1950 दिहाई में बनाया था, उनका 1000 का इन्वेस्ट कराया था, उसका नाम सदर था। उसने भी फैसला किया कि ईरान का जो तेल है उसका फायदा ईरान के लोगों को होना चाहिए। अमेरिका और और वो प्लान क्या था? पहले मीडिया के अंदर किरदार कुशी की जाए उनके प्राइम मिनिस्टर की, उसके ऊपर हर किस्म के गंदे इल्जामात लगाए जाए, फिर उसके ऊपर कैंपेन करें कि वो नाअहल है, वो काबिल नहीं है। फिर उसकी जो मुसद्दक की अपनी पार्टी के लोग थे, जो पार्लियामेंटेरियंस, उनको रिश्वत दी, उनको तोड़ने की कोशिश की, लोटा बनाने की कोशिश की। फिर जो ऑपोजिशन पार्टीज थी उनको पैसा देके उनको सड़कों पे निकाला, लॉन्ग मार्च, इस तरह की चीजें करवाई। और फिर पूरी साजिश जब हो गई, फिर मुदाखलत हुई। तो यहां भी पहले साजिश हुई, पहले इन्होंने मीडिया के ऊपर पैसा चलाया। आपको पता होगा सारे मीडिया में कैंपेन चल रही है जी, इससे नाअहल हुकूमत नहीं है। ये हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, मेरे कारकुनों, आप जब लोगों के अंदर जाएंगे उनको बताएं कि ये पिछले जिस तरह का ये हमें मुल्क मिला था, जिसका दिवालिया निकाला हुआ था, जिसका सबसे बड़ा खसारा था, बैरूनी मुल्क का खसारा, जिसकी वजह से IMF के पास जाना पड़ा, 20 अरब डॉलर था। हमें बैंकरप्ट मुल्क छोड़ के गए, उसको संभाला, ऊपर से कोरोना आ गई। दुनिया तारीफ करती है कि वो 3 मुल्क थे जिन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके से कोरोना का मुकाबला किया, वो पाकिस्तान था। उसमें से निकाला, और तीसरे साल में 5.6% हमारी मुल्क की ग्रोथ रेट हुई, यानी दौलत में इजाफा हुआ। और जो खसारा था, जो हमें ये तारीखी खसारा छोड़ के गए थे, 11 साल में पाकिस्तान का सबसे खसारा सबसे कम खसारा हमारे तीसरे साल में था। 11 साल हो गए। पांच हमारी फसलें, उनकी रिकॉर्ड पैदावार थी, क्योंकि हमने किसानों की मदद की, हमने उनको टाइम पे पेमेंट दिलवाई, उनको पूरे पैसे दिलवाए। ये जो शुगर मिल माफिया था, इसके खिलाफ एक्शन लिया, किसानों के पास पैसा आया, उन्होंने अपनी जमीन पे लगाया। 5 बड़ी जो हमारी फसलें थी, उनकी रिकॉर्ड पैदावार हुई, रिकॉर्ड पैसा गया किसानों के पास। इंडस्ट्री हमारी मार्च में 8.6% पे बढ़ी। इसका मतलब नौकरियां मिली, खुशहाली आई। वर्ल्ड बैंक की सर्वे है,
कि बर्रे सगीर में जिस मुल्क में सबसे कम बेरोजगारी थी वो पाकिस्तान था। फिर उसके बावजूद मीडिया पे पूरी कैंपेन चलाई गई कि हुकूमत फेल हो गई, हुकूमत नाअहल है। इसके बावजूद कि वही IMF कह रहा है कि पाकिस्तान सस्टेनेबल ग्रोथ पर निकल गया, वर्ल्ड बैंक तारीफें कर रहा है, यहां हमारी ऑपोजिशन कहती फेल हो गई। तो पूरी प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई गई। फिर हमारे उन लोगों से मिला, अमेरिकन एम्बेसी किनसे मिल रही थी? हमारे उन लोगों से जो बाद में लौटा हुए, उनसे मीटिंग शुरू कर दी इन्होंने। उनसे मीटिंग्स की हैं, सुने? कभी सुना है? एम्बेसी में, एक मिनट सुने, एम्बेसी में जब एम्बेसी के लोग मिलते हैं, वो किस लिए मिलते हैं? वो मिलते हैं, ओहो बस बस, ओहो बस बस, अच्छा कंट्रोल करो इसको। अच्छा अब सुने, एम्बेसी किस तरह के लोगों को मिलती है? वो मिलती है फॉरेन पॉलिसी की बात करने के लिए। वो हमारे उन लोगों को मिल रही है जिनको फॉरेन पॉलिसी का क्या पता था, लेकिन उनको पता था कि वो थोड़े पार्टी से खुश नहीं है, बैक बेंचर्स हैं, उनको मिलना शुरू कर दिया। ऑपोजिशन लीडर से मुलाकातें बढ़ गई उनकी। और फिर एक अमेरिका अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसका नाम डोनाल्ड लू था, वो हमारे एम्बेसडर को मिलता है वॉशिंगटन में 7 मार्च को मिलता है। और उसको क्या कहता है? ये जरा चुप करके सुने, क्योंकि आपने लोगों को बताना है जब आप लोगों के अंदर जाएंगे। वो कहता है हमारे एम्बेसडर को कि इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन टेबल कर दी गई है असेंबली में, कर दी जाएगी। अभी की नहीं थी, उसको वॉशिंगटन में पहले पता था कि नो कॉन्फिडेंस टेबल की जा रही है। और फिर कहता कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के खिलाफ कामयाब ना हुई, यानी ये प्राइम मिनिस्टर रह गया, तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कहता कि पाकिस्तान को हम आइसोलेट कर देंगे, यानी पाकिस्तान को तन्हा कर देंगे, और हम भी नहीं, यूरोपियन भी कर देंगे। उसको धमकी देता है। और लेकिन कहता कि अगर इमरान खान को नो कॉन्फ्रेंस से हटा दिया गया तो पाकिस्तान को माफ कर देंगे। अब ये जरा सुने, पहले तो जो हमारे मुखालिफ थे, ये ऑपोजिशन पार्टीज, इन सारों ने कहा जी ये झूठ है। जो मरासला हमारे पास आया था, जो साइफर आया था, इन्होंने कहा ये फ्रॉड है। मैंने जब बताया कि ये पहले से तैयारी हुई थी, जैसे ही वो ये मीटिंग होती है, अगले दिन टेबल कर देते हैं नो कॉन्फिडेंस, और एकदम हमारे लोग जाना शुरू हो जाते हैं, और जो इत्तेहादी है वो भी जाना शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं साजिश। पहले साजिश होती है, पूरी तैयारी होती है, और फिर मुदाखलत होती है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस के जरिए एक 22 करोड़ मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाता है। सो ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप लोगों के अंदर जाएंगे, आपने एक एक बात बतानी है लोगों को कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं, ये जो पुतले बिठाए हुए ऊपर, ये जो चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश ऊपर बिठा दिया हमारे ऊपर,
ये जो मीर जाफर को ऊपर बैठा दिया है, मीर जाफर वो आदमी था जिसने बंगाल में अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला जो मुसलमान वहां का गवर्नर था उसके खिलाफ साजिश करके बंगाल को अंग्रेजों का गुलाम बना दिया जाती मफादात के लिए। ये भी वही मीर जाफर है NRO 2 के लिए, क्योंकि अब इसको NRO मिल जाएगा, चोरी सारी इसकी और इसके सारे टब्बर की चोरी माफ हो जाएगी। उसके लिए ये पाकिस्तान को अब गुलाम बनाएगा। इसलिए आपने लोगों के पास जाना है और ये भी बताना है कि अगर ये कामयाब हो जाता है, कभी कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आगे से किसी बैरूनी ताकत के खिलाफ जो धमकी मिलेगी वो खड़ा नहीं होगा, वो भी घुटने टेक देगा अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ये मुल्क की हकीकी की आजादी की जंग है और आपने गली गली लोगों को बताना है कि ये कामयाब हो गया, आगे से ये मुल्क हमेशा गुलामी करेगा, क्योंकि ये सारे चोरों के जो खानदान हैं वो सारे गुलामी करेंगे, क्योंकि इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। ये कभी भी स्टैंड नहीं लेंगे, ये अपने मुल्क के लिए कभी खड़े नहीं होंगे। और दूसरी चीज हम और दूसरी चीज बस दूसरी चीज ये जो आपने बता दिया लोगों को कि ये वो दो खानदान हैं जिनके साथ डीजल भी मिला हुआ है। 30 साल से ये मुल्क की हुक्मरानी करते रहे। इनके ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं इनके दौर के बने हुए हैं। इनको पहले जनरल मुशर्रफ ने अमेरिका के प्रेशर में NRO दिया। अमेरिकन जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉन्डोलीजा राइस वो अपनी किताब में लिखती है कि मैंने मुशर्रफ और बेनजीर के बीच में समझौता करवाया, उन्होंने NRO दिलवाया था। उस NRO की वजह से जो लूटमार हुई इनके 10 सालों में 8 से 18 तक 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा। इस मुल्क का कर्जा जो मुशर्रफ के दौर में कितना था और इनके दौर में कितना था। मुशर्रफ के दौर में बैरूनी कर्जा ये 2 या 3 अरब डॉलर बढ़ा। इनके दौर में 50 अरब डॉलर से ऊपर कर्जा बढ़ा, जिसकी हमारी हुकूमत को उसका सारा बोझ हमारी हुकूमत को उठाना पड़ा। और इन्होंने जो लूटमार की और केसेस बने, अब ये NRO 2 लेने का सोच रहे हैं। अब ये आएंगे वापस। पहली चीज, शहबाज शरीफ के ऊपर FIA के 16 अरब रुपए के कर्जे हैं, करप्शन का केस है 16 अरब का, जो नौकरों के नाम पे इन्होंने 1600 करोड़ रुपया नौकरों के नाम पे लिया। वो FIA का केस है। आते साथ ही सारी FIA के लोगों को इसने ट्रांसफर किया। अब अपना वो केस खत्म करवाएगा। जिस तरह इन्होंने NRO 1 में सारे केस खत्म करवाए, अब NRO 2 में आसिफ जरदारी के अरबों रुपए के केसेस पड़े हुए हैं फेक अकाउंट्स के, वो खत्म होंगे। इनके सारे नीचे वजीरों के ऊपर केसेस वो खत्म होंगे। ये सफाई स्लेट साफ करके फिर से लूटमार शुरू करेंगे। और इसमें क्या होगा, ये जब NRO 2 लेंगे तो पाकिस्तान के सारा इंसाफ के निजाम की कब्र खोदी जाएगी, वो दफन हो जाएगा। कोई FIA का आदमी आगे से किसी ताकतवर के खिलाफ केस करने से डरेगा, क्योंकि उनके ऊपर अब इंतकामी कार्रवाई की जाएगी। और उसके अलावा जो हमारी नैब होगी, जो हमारी अदालतें होंगी, वो फिर सिर्फ छोटे छोटे चोरों को पकड़ेंगे। ताकतवर डाकुओं को हमारे इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नौजवानों ये तबलीग ये भी करनी है आपने। उन्होंने आज से तकरीबन 1500 साल पहले कह दिया था कि जो कौम
सिर्फ छोटे चोरों को जेल में डालती है और बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकती, वो तबाह हो जाती है। और आज हर गरीब मुल्क में देख लें, जिस मुल्क में गुर्बत है उसमें एक ही चीज होगी कि वो भी सिर्फ छोटे चोरों को जेल में डालते हैं और बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकते। ये होने वाला है। ये दूसरी चीज आपने अपने लोगों को बतानी है। और तीसरी चीज, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये जो राजा सुल्तान है, ये नून लीग का एक एजेंट है। हम इसको कभी तस्लीम नहीं करते। ये सारे इसके फैसले, पहले तो इलेक्शन कमीशन में सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं, 2 और भर्ती करने, वो भी आए नहीं। ये अकेला आदमी फैसले करता है और इसके सारे फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ होते हैं। हमने इसको, जब से हमारी हुकूमत आई, हम इसे कहते रहे कि जो फॉरेन फंडिंग केस जो इन्होंने बनाया हुआ है, हम ये चाहते हैं, वो फॉरेन फंडिंग तो है नहीं, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पैसे फॉरेन फंडिंग तो नहीं हुई, वो तो पाकिस्तान भी फॉरेन फंडिंग पे चल रहा है। 31 अरब डॉलर वो ना भेजे तो आज पाकिस्तान भी ना चले। तो हमने इसको तब भी कहा कि तीनों जमातें, जो बड़ी 3 जमातें हैं, हम सबके केस इकट्ठे सुने जाएं। क्यों नहीं आप, अगर आपको पार्टीज की फंडिंग के केस देखने हैं तो सबके इकट्ठे सुने। क्यों सिर्फ तहरीक इंसाफ को कटहरे में खड़ा किया हुआ है और वो 2 बाकी पार्टीज के केस नहीं सुनते? इसलिए कि साजिश है इसकी कि इनको सबको पता है कि तहरीक इंसाफ को अब कोई इस मुल्क में पार्टी नहीं हरा सकती, क्योंकि सारे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है। तो इन्होंने ये साजिश बनाई कि किसी तरह फॉरेन फंडिंग में कोई चीज ढूंढ के तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इसको हम आज कह रहे हैं कि ये आप जो इलेक्शन कमिश्नर हो, आपके ऊपर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो जमात है उसको आपके ऊपर कोई एतमाद नहीं। वो समझते आप जानेदार है, नून लीग के एजेंट है, लिहाजा आपके पास कोई इखलाकी जवाज नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने का। आपको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि कभी भी मैच नहीं खेला जाता जब तक अंपायर न्यूट्रल ना हो, यानी दोनों टीमों को उसके ऊपर एतमाद ना हो। जज कभी केस नहीं सुनता अगर एक पार्टी ये कहे कि हमें जज पे एतमाद नहीं है, वो रिक्यूज करता है अपने आप को। ये कैसे हो सकता है कि जो मुल्क का इलेक्शन कमिश्नर है उसको सारी जो बड़ी जमात है वो कहती है कि ये जानिबदार है? गैर जानिबदार नहीं है, इसको रिजाइन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि क्या वजह है कि जो साजिश का हिस्सा अनजाने में बने, ये जो लोगों ने जो लोटे बने, पैसे लेके अपने ज़मीर बेचे, शायद इनको नहीं पता था। हमने हालांकि पार्लियामेंट में इनको दावत दी कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी में आए, हम आपको ये मुरासला दिखाते हैं। वो हमने आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी भेजा है, प्रेसिडेंट के पास भी है। सबको पता होना चाहिए कि अब तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो शहबाज शरीफ ने मीटिंग की, उसमें भी उनको तस्लीम करना पड़ा कि ये मुरासला जेन्युइन है, ये फेक नहीं है। तो हो सकता था कि इन लोगों को पता ना हो। शहबाज शरीफ को और आसिफ जरदारी को, नवाज शरीफ, उसने तो सबसे ज्यादा साजिश पे उसने लंदन में बैठ के की थी, और फजल रहमान को, इन सबको पता था कि ये मुरासला असल में अमेरिका के साजिश के हिस्से थे। ये तीनों 3 स्टूडेंट्स साजिश का हिस्सा थे। लेकिन हो सकता है कि ये जो लोटे थे इनको ना पता हो। लेकिन मैं ये आज कहता हूं, मैं पाकिस्तान की अदालतों से भी पूछता हूं और मैं इलेक्शन कमीशन से भी पूछता हूं कि क्या है इतनी बड़ी साजिश हुई पाकिस्तान से, और ये लोगों ने अपने जमीर बेचे, 20-25 करोड़ रुपए के लेके इन्होंने इस साजिश का हिस्सा बने, गवर्नमेंट को गिराने में इन्होंने पूरा हिस्सा लिया। तो क्या पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम कोई इनके ऊपर स्टेप नहीं लेगा?
क्यों नहीं इसके ऊपर फौरी तौर पे डे टू डे हेयरिंग की गई? ये क्या हम मिसाल दे रहे हैं अपनी आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों को क्या मिसाल दे रहे हैं कि पार्लियामेंट में वो लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोग हैं जो पैसे लेके अपने हल्के के लोगों से भी गद्दारी करते हैं, अपने मुल्क से भी करते हैं, अपने आइन से भी करते हैं, कानून की भी खिलाफ वर्जी करते हैं। इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और क्यों इतनी देर लग रही है? ये सारी कौम की डिमांड है, इलेक्शन कमीशन से भी, अपनी अदलिया से भी, कि डे टू डे हेयरिंग करके इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और मैं आखिर में दो चीजें और कहना चाहता हूं। मैं इसलिए चाहता हूं, आपकी सबकी जिम्मेदारी है, सुने, जिम्मेदारी है आपकी कि आपने कोई रेस्ट नहीं करना, आपने तबलीग करनी है, अपने इलाकों में जाना है। फिर से मैं कहता हूं, लोगों को आपने बेदार करना है, शऊर देना है कि पाकिस्तान इस फैसला कुन वक्त पे खड़ा है। सबने इस तहरीक में शिरकत करनी है। यह शिरकत है पाकिस्तान के मुस्तकबिल की। और मैं आप सबको आज ये कहना चाहता हूं कि आपके लिए कोई रेस्ट नहीं है। ईद वाले दिन भी, ईद भी मिले, आप जब ईद मिले, जब नमाज के बाद ईद मिले, तो कान में कहें हकीकी आजादी की जंग लड़नी है हमने सबको। देखिए नौजवानों, मेरी बात सुन लें, कभी भी कोई आपको आजादी लेके नहीं देता। कौम अपनी आजादी खुद जद्दोजहद से देती है, अपनी आजादी के लिए जहाद करती है। इसलिए आपने कोई रेस्ट नहीं करना। और मैं आज सबको आज कहना चाहता हूं कि 20 लाख लोग कम से कम मैं इस्लामाबाद में चाहता हूं जब मैं कॉल दूंगा। हर शहर जाऊंगा, पाकिस्तान हर शहर में जाऊंगा, अपने लोगों को तैयार करूंगा इस्लामाबाद के लिए। मैं परसों मुल्तान जा रहा हूं, ईद की छुट्टियों के बाद फिर मैं निकल जाऊंगा, सारे पाकिस्तान जाऊंगा, अपने लोगों को तैयार करूंगा इस हकीकी आजादी की जंग के लिए। और मैं आखिर में अपनी मीडिया के लोगों से पूछना चाहता हूं, अपने लिबरल जो कि मीडिया की आजादी की बात करते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे जमाने में कभी इस तरह का मीडिया ब्लैकआउट हुआ जो आज तहरीक इंसाफ से हो रहा है? क्या अब आजादी राय किधर गई? किधर गई आजादी मीडिया? किधर गया? हमारे जमाने में 80% जो प्रोग्राम्स होते थे वो हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ होते थे। आज क्यों मीडिया का ब्लैकआउट कर दिया है? आज ARY को मैं आज खास ARY के लिए मैं कहता हूं,
मैं आज ARY को खराज तहसीन पेश करता हूं कि डट के खड़ा है ARY। और बाकी भी मैं 3 चैनल्स वो भी खड़ी हो रही हैं, लेकिन मैं देखूंगा फिर उनको भी अवाम के अंदर उनको भी खराज तहसीन पेश करूंगा 3 और चैनल्स को। लेकिन बाकी चैनल से मैं पूछना चाहता हूं कि कौन आपको धमकी दे रहा है कि तहरीक इंसाफ को ब्लैकआउट करो, और किधर है वो लिबरल जो हमेशा कहते थे जी कि आज़ादी सहाफत और आज़ादी राय। मैं आज सिर्फ आपसे सवाल पूछता हूं और कारकुनों इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इस्लामाबाद में। पाकिस्तान जिंदाबाद। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।